Hello students, welcome to my channel Learn with Monica. Today we are going to do the practice set number 4 for the examination of RRB ALP CBT 2 electrical and I hope all are doing well और आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि मैंने आज के सेशन में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मुझे मेरा ये जो सेट है सेट नंबर 4 वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। सो प्लीज़ चैनल के अंत तक बने रहिएगा और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा और मैं कहूँगी कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे कनेक्ट हो सके मेरे चैनल में और बेनिफिट ले सकें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको प्रैक्टिस सेशन काम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और मैं और भी अच्छे-अच्छे सेशंस आपको दे सकूँ, आपकी तैयारी में आपको और ज़्यादा मदद कर सकूँ। सो सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और आप सभी रेडी हो जाइए बिल्कुल पेन एंड पेपर लेकर या अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाकर एकांत में बैठकर बस पढ़िए और यही सोच के पढ़िए कि मुझे इस बार ALP CBT 2 क्रैक करना ही है। So student, this is the practice set number 4 and very first question is the temperature of furnace is measured by। जो फर्नेस होता है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं फर्नेस उसके टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इज कैलोरीमीटर। So all of these are measuring device to measure the temperature, but the temperature of furnace is measured by the pyrometer। क्योंकि जो पायरोमीटर होता है उसका टेम्परेचर वो हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है और जो फर्नेस होते हैं इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज़ में वो बहुत ही हाई टेम्परेचर के होते हैं। सो हमें जब फर्नेस का टेम्परेचर मेज़र करना होगा तो हम पायरोमीटर को यूज़ करेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द कोर ऑफ अ सोलेनॉइड इज यूज्ड। जो कोर बनी होती है सोलेनॉइड की वो किस जो कोर रहती है सोलोनाइट की वो किससे बनी होती है। माइल्ड स्टील की बनी होती है, सॉफ्ट आयरन की या स्टेनलेस स्टील की। सो द मटेरियल यूज फॉर द कोर ऑफ अ सोलोनाइड इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की होती है कोर सोलोनाइट की। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द 11 kV line at dead end employ the insulator is। सो ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है कि जो 11 kV की लाइन होती है उसमें किस टाइप के इंसुलेटर को एम्प्लॉय किया जाता है। So option number 1 is string type, option number 2 is strain type and option number 3 is disk type। So आप ये याद रखिए कि जहाँ पर भी डेड एंड का वर्ड आएगा और 11 kV की बात हो रही है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिस्क टाइप के इंसुलेटर्स की। आपको ये की पॉइंट याद रखना है कि जब डेड एंड होगा या 11 kV होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिस्क टाइप, क्योंकि 11 kV की जो लाइन होती है वहाँ पर हम डिस्क टाइप की यूज़ करते हैं इंसुलेटर्स को। ये इंसुलेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सिस्टम का। इससे एक या दो सवाल हर एग्जाम में बनते ही हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल का एग्जाम हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स and that is semiconductor device does not have negative resistance characteristics। so जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है वो किस सेमीकंडक्टर डिवाइस की नहीं होती है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। सो ऑप्शन नंबर ए इज मॉसफेट, ऑप्शन नंबर बी इज FET एंड ऑप्शन नंबर 3 इज GTO। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉसफेट। मॉसफेट जो है उसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5। द टाइप ऑफ वायरिंग गिव मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन। किस टाइप की वायरिंग जो रहती है वो हमें फायरिंग प्रोटेक्शन देती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्ड्यूट, ऑप्शन नंबर सी इज केसिंग केपिंग। सो वायरिंग का जो चैप्टर है हमारे पावर सिस्टम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है लेकिन ये चैप्टर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ITI की सिलेबस बेस पे कोई एग्जामिनेशन हो रहा हो या फिर हमारे इंजीनियरिंग BTech
लेवल या फिर डिप्लोमा लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन वायरिंग, टाइप ऑफ वायरिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाइएगा, और इसके क्वेश्चंस में अलग से एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी जिसमें सिर्फ टाइप ऑफ वायरिंग के ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपका वायरिंग पे ही बना दूंगी और इंसुलेटर्स पे बना दूंगी, जिसमें आपके पूरे वायरिंग और इंसुलेटर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सो आगे के भी आप सेशंस जरूर अटेंड करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ड्यूट वायरिंग, जो कॉन्ड्यूट है। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज कॉन्ड्यूट वायरिंग। जो कॉन्ड्यूट वायरिंग होती है वो मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है एंड फायरिंग प्रोटेक्शन देती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, कंडक्टर कनेक्टिंग कंज्यूमर्स टर्मिनल टू डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड। ये अगेन हमारा जो क्वेश्चन है वो इंस्टॉलेशन टॉपिक से है, और इंस्टॉलेशन टॉपिक से ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कंडक्टर कनेक्टिंग कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर टर्मिनल को अगर डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। सो कुछ ऐसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूटर से, या फिर फीडर कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूटर से, या फिर सर्विस मेन्स कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूटर से। सो इसका राइट आंसर होगा सर्विस मेन्स। जो सर्विस मेन्स होता है वो आप रट लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सर्विस मेन्स होता है वो कंज्यूमर टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करता है। ये लाइन आपको याद करनी है कि कंज्यूमर टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूटर से जो कनेक्ट करता है कंडक्टर, उसको बोलते हैं सर्विस मेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, sodium vapor discharge lamp is first switched on is color appearance is। जब सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प जैसे ही ऑन होता है तो वो किस कलर का अपीयरेंस देता है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज येलो कलर, ऑप्शन नंबर बी इज ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी इज रेड। सो जब भी आप देखेंगे स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह में या फ्लड एरिया वगैरह में, जो भी स्ट्रीट लाइटनिंग होती हैं उसमें ही देखेंगे आप ज़्यादातर, जहाँ पर भी सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप लगे होते हैं, तो वहाँ पर जब स्टार्टिंग में बल्ब ऑन होता है तो वो एक रेड कलर देता है। सबसे पहले जो है वो रेड कलर देता है, फिर धीरे धीरे वो येलो की तरफ जाता है। तो ये याद कर लीजिए आप। जो स्टोरेज की जगह होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं सोडियम वेपर लैम्प्स का, स्ट्रीट लाइटिंग में वेपर लैम्प्स का यूज़ होता है ना। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर सोडियम वेपर लैम्प का यूज़ होता है। सो इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है वो होता है रेड कलर का। ये याद रखना है कि रेड कलर का होता है, और इसका एप्लीकेशन भी याद रखना है क्योंकि इसके एप्लीकेशन भी एग्जाम में आते हैं कि सोडियम वेपर लैम्प का यूज़ कहाँ होता है। मोस्टली इसका जो ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ होता है, फ्लड एरिया में यूज़ होता है, या फिर आपका स्टेडियम वगैरह में भी लगे होते हैं, स्टेडियम वगैरह में, पार्किंग में, इस टाइप के एरियाज जो हैं, जो ग्राउंड एरिया है, वहाँ पर सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प का यूज़ होता है। स्टोर्स होते हैं जहाँ पर, स्टोर्स में भी यूज़ होता है सोडियम वेपर लैम्प का। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज इंसुलेटिंग मटेरियल हैज़ द लोएस्ट डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। सो इंसुलेटिंग मटेरियल में डाइलेक्ट्रिक का यूज़ होता है, लेकिन जो लोएस्ट डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं वो किस मटेरियल में होते हैं? सो ऑप्शन नंबर 1 इज मीका, ऑप्शन नंबर बी इज यूरेका, ऑप्शन नंबर सी इज पॉलीथिलिन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉलीथिलिन। सो पॉलीथिलिन में इंसुलेटिंग मटेरियल जो है पॉलीथिलिन, उसका डाइलेक्ट्रिक लॉस सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन आपको रिमेंबर करना है क्योंकि ये याद करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच इज एक्ट एज अ कैपेसिटर। करता है ये हमें पता होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 है पिन डायोड, ऑप्शन नंबर 2 है वैरेक्टर डायोड, ऑप्शन नंबर 3 है जेनर डायोड। अच्छा, ये डायोड से मुझे याद आया कि मैंने जब वेरी फर्स्ट क्लास ली थी आपको, तो मैंने डायोड के सिंबल्स याद कराए थे। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप उसको ज़रूर देखिए। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि सिंबल्स का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, और इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन और भी बनते हैं जो कि हम अपने आगे के जो फर्दर प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें कवर करने वाले हैं। जिससे विच इज एक्ट एज अ कैपेसिटर। सो पिन डायोड करता है कैपेसिटर की तरह, या फिर वैरेक्टर डायोड करता है, या फिर जेनर डायोड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड जो होता है वो कैपेसिटर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज रोटर सुटेबल फॉर अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को
क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं। और सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर होता है, किस टाइप के रोटर सुटेबल होते हैं? सो ऑप्शन नंबर 1 इज सिलेंड्रिकल टाइप, ऑप्शन नंबर 2 इज स्क्विरल केज, ऑप्शन नंबर 3 इज सेलिएंट पोल। So try to solve this question, students. This is the easiest question of this practice session कि किस टाइप का रोटर अल्टरनेटर में यूज होता है। तो देखिए, जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें दो तरह के रोटर का हम मोस्टली यूज करते हैं। एक होता है सिलेंड्रिकल टाइप, और एक होता है सेलिएंट पोल टाइप। दो टाइप के रोटर्स का हम यूज करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे ए भी होगा और सी भी होगा, दोनों टाइप के रोटर्स का हम यूज करते हैं। लेकिन जो स्क्विरल केज मोटर है वो हमारी इंडक्शन मोटर में यूज होती है। ये हमने पढ़ा था और ये हमें पता भी होना चाहिए कि जो स्क्विरल केज और स्लिप रिंग मोटर होती है वो इंडक्शन मोटर में यूज होते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल टाइप इज एंड सेलिएंट पोल बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच टाइप ऑफ मोटर स्टार्टिंग टॉर्क इज कंपेरेटिवली लो? किस टाइप की मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो लो होती है? ऑप्शन नंबर ए इज रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर बी इज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, ऑप्शन नंबर सी इज इंडक्टर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मोटर होती हैं उनमें स्टार्टिंग टॉर्क किसमें लो होती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का कि किस टाइप की मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, किस टाइप की मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉज। जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है वो ओवर एक्साइटेशन में भी काम करती है, अंडर एक्साइटेशन में भी काम करती है। तो इसमें पूछा गया है कि ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर क्या ज़्यादा ड्रॉ करती है, यूनिटी करंट, लैगिंग करंट या फिर लीडिंग करंट। सो इन केस ऑफ ओवर एक्साइटेड मोटर द लीडिंग करंट ड्रॉन बाय द सिंक्रोनस मोटर, लीडिंग करंट होती है सिंक्रोनस मोटर में। आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि ओवर एक्साइटेशन, जब ओवर एक्साइटेशन होगा तो लीडिंग होगा, जब अंडर एक्साइटेशन होगा तो लैगिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सो उसका एक क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ है, जो कि है लेथ मशीन कॉमनली यूजेस विच काइंड ऑफ मोटर, है ना। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स का तो वो भी जाकर के आप ज़रूर चैनल में देखिए, क्योंकि वो सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के मोटर्स का क्या यूज़ होता है। सो इन लेथ मशीन, ऑप्शन नंबर ए इज डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर बी इज डीसी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर सी इज डीसी कंपाउंड मोटर। सो इन लेथ मशीन वी यूज डीसी शंट मोटर। So next question is question number 14, which protect against water hammering in thermal, sorry, which protects against water hammering in hydropower plant. हाइड्रो प्लांट में जो वाटर हैमरिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या चीज़ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं? सो ए है पेनिस्टोक, बी है सर्ज टैंक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज स्पिलवे। सो किस तरह हम वाटर हैमरिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? By surge tank. Surge tank is used to protect against water hammering in hydropower plants. Question number 15. Starting torque of single phase induction motor is, जो इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? सो इट्स स्टार्टिंग टॉर्क इज, ऑप्शन नंबर ए इज 1, ऑप्शन नंबर बी इज 0, ऑप्शन नंबर 3 इज लेस देन 1। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 0। स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का 0 होता है। अब आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं या नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं या नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल? ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि ज़्यादा रिलायबल होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहते हैं वो उनके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिंग टाइप, बस टाइप, स्टार टाइप, इस टाइप की कुछ
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, और इसमें जो सबसे रिलायबल होता है वो होता है रिंग टाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So move on to the next question, question number 17. Murray loop test can be used for location of. किस टाइप की लोकेशन को फाइंड करने के लिए मुरे लूप टेस्ट का परफॉर्मेंस किया जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राउंड फॉल्ट, सेकंड इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, थर्ड इज बोथ ए एंड बी. सो मुरे लूप टेस्ट जो रहता है वो फॉल्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए किया जाता है. आपको एक सवाल तो यही बन जाएगा कि फॉर व्हाट पर्पस द मुरे लूप टेस्ट इज कंडक्टेड. सो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इट इज यूज्ड टू कंडक्ट दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड अ फॉल्ट लोकेशन. सेकंड क्वेश्चन ये बन जा रहा है कि विच टाइप ऑफ लोकेशन, है ना, किस टाइप की लोकेशंस के लिए, फॉल्ट लोकेशंस के लिए यूज करते हैं मुरे लूप टेस्ट का. सो ग्राउंड फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, दोनों को फाइंड करने के लिए, दोनों की लोकेशन फाइंड करने के लिए हम करते हैं मुरे लूप टेस्ट का परफॉर्मेंस. So move on to the next question, question number 18. If the air gap increases in induction motor, what will happen? ये मशीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हर टेक्निकल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे वो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 हो, चाहे वो यूपी पीसीएल हो, चाहे और भी टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड के इलेक्ट्रिकल टेक्निकल एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर में अगर हम एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन है पावर फैक्टर विल डिक्रीज, एंड सेकेंड ऑप्शन इज मैग्नेटाइजिंग करंट विल इंक्रीज, एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. सो एयर गैप अगर इंक्रीज करते हैं इंडक्शन मोटर में, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो कि एयर गैप अगर इंक्रीज होगा तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो इंक्रीज होगी. बोथ ए एंड बी इज द आंसर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी, है ना. तो आपको याद करना है कि अगर एयर गैप हम इंक्रीज करते हैं इंडक्शन मोटर में तो पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो जाएगी, और जो एयर गैप इंडक्शन मोटर की पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगी और मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगी. तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन. सो जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज बोथ इन एसी एंड डीसी, ऑप्शन नंबर बी एसी ओनली, ऑप्शन नंबर सी डीसी ओनली. सो जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो दोनों के लिए यूज होते हैं, एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी. डीसी मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम इससे और एसी मेजरमेंट भी कर सकते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से. सो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है. और इस टाइप के मेजरमेंट के क्वेश्चन हम करेंगे अगले आने वाले सेशंस में. जो मेजरमेंट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे डिवाइसेस हैं, उन सभी का क्या यूज़ है, अब आगे के सेशंस में मैं इसको कवर करूंगी और वो सेशंस आप जरूर अटेंड करिएगा. क्वेश्चन नंबर 20. In a series resonance circuit, the circuit impedance at resonant frequency is. ऑप्शन नंबर ए इज मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी इज मिनिमम, ऑप्शन नंबर सी इज 0. हमारे प्रीवियस सेशन में ये क्वेश्चन मैं 2 बार पूछ चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस पे जो सर्किट का इम्पिडेंस होता है सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट में वो क्या होगा. सो सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट में जो सर्किट का इम्पिडेंस होगा वो होगा मिनिमम, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर, है ना. या तो ऑप्शन में आर दिया रहेगा और या तो ऑप्शन में मिनिमम दिया रहेगा, तो हमको मार्क करना है आंसर मिनिमम. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कवर किए जो कि पावर सिस्टम से थे, जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थे, कुछ मशीन के क्वेश्चन थे, है ना. तो सबका मिक्सचर ही हमने किया है क्योंकि जब आप एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसी तरह के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे. कहीं पर वो मशीन के क्वेश्चन पूछ देंगे, कहीं पर वो पावर सिस्टम के क्वेश्चन पूछ देंगे, कहीं पे इंस्टॉलेशन के क्वेश्चन पूछ देंगे और कहीं पर वायरिंग के क्वेश्चन पूछ देंगे. उनके बेसिक टॉपिक्स पे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं आरआरपी एएलपी सीबीटी 2 में. सो प्रैक्टिस करते रहिए, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए और जुड़े रहिए लर्न विद मोनिका के साथ. थैंक यू. आज के सेशन में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.